अपने मैरिज होम के गेस्ट रूम में बैठी रचना मुख्य रसोइये से शाम को होने वाले एक विवाह की दावत के बारे में बातचीत कर रही थी। तभी रोहित उसके कमरे में आया। रचना को गेस्ट रूम में देखकर एक बार को वह ठिठक सा गया। अरे रचना, तुम यहाँ? निगाहों में ही नहीं, उसके स्वर में भी आश्चर्य था। क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं हो सकती? हंसते हुए रचना ने गर्मजोशी से रोहित का स्वागत किया और बगल में पड़ी कुर्सी की तरफ बैठने का संकेत कर रसोइये से अपनी बात जारी रखी। फिर उसे एक लिस्ट पकड़ाकर बोली, इस सूची के मुताबिक दावत की हर चीज़ तैयार रखे। खाना लगभग 9 बजे होना है। कोई शिकायत नहीं सुनूंगी मैं। जी मैडम, रसोइये ने सिर झुकाकर कहा और लिस्ट लेकर वहाँ से चला गया। यह क्या लफड़ा है भाई? रोहित ने अचरज से पूछा। कोई खास नहीं, रचना मुस्कुराई। वही पुरानी मारक मुस्कान जिसका रोहित कभी दीवाना था। अपनी शादी तो सफल नहीं हो सकी रोहित, पर दूसरों की शादियों का सफल आयोजन करने लगी हूँ, कहकर खुलकर हंसी रचना। हंसते समय उसी तरह उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे और वैसे ही खिलखिलाने के साथ उसकी छलक उठने वाली चमकदार पनीली आंखें। कुछ भी तो नहीं बदला है रचना में। आजकल कहाँ है महाशय? रोहित को पता था रचना के पति एक गैर जिम्मेदार व भगोड़ा किस्म का व्यक्ति निकला, जिसने शादी के बाद जीवन की किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से कभी निभाने की कोशिश नहीं की। किसी तरह बिगड़ैल बैल को साथ कर रखने में सफल हो गई हूँ रोहित, वह सगर्व बोली। आजकल हमारे इस मैरिज होम का बाहरी काम वही देखते हैं। आदतों में भी कुछ बदलाव आए हैं। आशा है अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना आलीशान मैरिज होम तुमने बना कैसे डाला? रोहित चकित स्वर में बोला। कोई बैंक लूटा क्या तुम लोगों ने? दिल में अगर कुछ करने का हौसला हो तो पैसे लगाने वालों की कमी नहीं है रोहित, रचना बोली। मैं जिस कंपनी में काम करती थी उसके मालिक खन्ना साहब पैसे वाले आदमी हैं। शहर में एक अच्छे मैरिज होम की ज़रूरत सब महसूस कर रहे थे, पर कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। मैंने खन्ना साहब से इस संबंध में अपना प्रस्ताव रखते हुए बात की तो वे गंभीर हो गए। वे बोले, अगर तुम इसका इंतजाम कर सकती हो और सारा कुछ अपनी देख रेख में चला सकती हो तो बताओ। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने पैसा लगाया। साहस का संबल यह रहा कि मैरिज होम शहर की नाक बन गया है। अब हर अच्छी शादी का इंतजाम हम करते हैं। हर अच्छी दावत हमारे यहाँ से होती है और आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे पति महाशय को अब सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। रात दिन इसके प्रबंधन में जुटे रहते हैं। खुशी भी है और संतुष्ट भी। यानी आज़ाद पंछी को अपने पिंजड़े में कैद कर लिया तुमने। रोहित मुस्कुराया। चलो अच्छा हुआ, वरना मैं परेशान रहता था तुम्हें लेकर कि तुम शादी करके खुश नहीं रह सकी। एक बार को तो सब कुछ उजड़ गया था रोहित। लगने लगा था कि सब बिखर गया, जीवन बेकार हो गया, शादी असफल हो जाएगी। मुकुल सचमुच ऐसे इंसान नहीं हैं जो घर बसाकर रहने में विश्वास रखते हैं। वे एक घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति है। आज यहाँ तो कल वहाँ, आज यह नौकरी तो कल वह, आज इस शहर में तो कल उस शहर में। दर दर की ठोकरें खाना उनकी प्रवृत्ति और आदत में शुमार था रोहित। यह मैं ही जानती हूँ कि कैसे उन्हें सही रास्ते पर लाई और अब खुश हूँ कि मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं और इस काम में रुचि ले रहे हैं। काम चल निकला है और हमें अच्छी खासी आमदनी होने लगी है। यह करिश्मा किसका मानूं, तुम्हारा या मुकुल का? रोहित ने रचना की आंखों में अपने पुराने दिन खोजने चाहे, जिनकी कोई छाया तक उसे नहीं मिली। कितनी बदल गई है रचना, कितना आत्मविश्वास झलक रहा है अब उसमें। रचना के माता पिता रचना का रिश्ता रोहित से करना चाहते थे। रोहित
रचना को पसंद भी बहुत करता था। जाति की बाधा भी नहीं थी। विश्वविद्यालय में वह रचना के लिए रोज चक्कर लगाता था। रचना तब इंग्लिश में एमए कर रही थी और रोहित उसी शहर में आयुर्वेदिक कॉलेज में बीए एमएस कर रहा था। करना तो हर युवक की तरह वह एमबीबीएस ही चाहता था, पर कई बार परीक्षा में बैठने की बाद भी उसमें सफल नहीं हुआ, तो जिसमें प्रवेश मिल गया वही पढ़ने लगा था। एलोपैथिक डॉक्टर ना सही, आयुर्वेदिक ही सही, डॉक्टर तो बन ही रहा था। रचना के माता पिता चाहते थे रचना जैसी नकचढ़ी लड़की अगर रोहित को पसंद कर ले तो उसके सिर का भार कम हो, पर रचना ने इनकार कर दिया। उसके इनकार से रोहित को चोट भी पहुंची, लेकिन वह जोर जबरदस्ती किसी लड़की से शादी कैसे कर सकता था। एक दिन रोहित ने पूछा था, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे क्यों अस्वीकार किया रचना? मुझ में क्या कमी या खराबी देखी तुमने? कोई खराबी या कमी नहीं है रोहित तुम में। सच पूछो तो तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, जिससे मिलकर मुझे वाकई हमेशा अच्छा लगता है, खुशी होती है। पर रोहित, बुरा मत मानना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सुनकर जैसे रोहित आसमान से गिरा हो। कौन है वह खुशनसीब? मुकुल, रचना बोली। तुम जानते हो उसे? कई बार मेरे साथ तुम्हारी उससे मुलाकात हुई है। वह मेरा सहपाठी है। सब बात सुनकर देर तक गुमसुम बना रहा था रोहित। फिर किसी तरह बोला था, तुम अपने फैसले पर फिर विचार करो रचना। मैं मुकुल की आलोचना किसी जलन से नहीं कर रहा। सच कहूँ तो मुझे वह एक बेहद गैर जिम्मेदार किस्म का युवक लगता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुमने उसे कैसे और क्यों अपने लिए पसंद किया। हो सकता है उसकी कोई बात या गुण तुम्हें अच्छा लगा हो, पर अपना अपना दृष्टिकोण है रोहित, रचना बोली थी। मुझे उसका यह बिखरा बेढंगा व्यक्तित्व ही बेहद पसंद आया है। वह लकीर का फकीर नहीं है, बंद कर किसी एक विचार और बात पर टिकता नहीं है। यह उसका गुण भी है और अवगुण भी। वह जैसा भी है वैसा ही मुझे पसंद है रोहित। तुम्हारे घर वाले राजी हैं मुकुल के लिए? रोहित ने दूसरा दांव फेंका। रचना बोली, राजी नहीं है, पर मैंने तय कर लिया है, शादी करूंगी तो मुकुल से ही, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। उसके दृढ़ निश्चय ने रोहित को एकदम निराश कर दिया था। उसके बाद वह रचना से कभी नहीं मिला, सिर्फ इधर उधर से उसके बारे में सुनता रहा कि रचना मुकुल से शादी कर खुश नहीं रह सकी। खैर मेरी छोड़ो रोहित, अपनी बताओ कुछ, रचना ने पूछा। आज अचानक यहाँ इस शहर में कैसे? जिस बारात की दावत का यहाँ इंतजाम है उसका मैं बाराती हूँ रचना। कार्ड में यहाँ का पता था और संपर्क में तुम्हारा नाम, तो तुमसे मिलने चला आया और सचमुच तुम्हें यहाँ पाकर बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। चलो ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में ले चलूँ तुम्हें, कहकर रचना उठ खड़ी हुई और अपने सहायक से बोली, मुकुल साहब आए तो कहना कि लिस्ट में लिखे शराब का इंतजाम वे अपनी देखरेख में खुद कराएं। जी मैडम, सहायक ने उठकर कहा। तो रोहित को लगा कि रचना की अपनी काम पर पूरी पकड़ है और वह सचमुच मैरिज होम की एक कुशल संचालिका है। रचना का कमरा तरतीब से सजा था। रोहित दीवान पर आराम से बैठ गया। रचना ने घंटी बजाकर ठंडा पेय मंगाया। अब अपनी सुनाओ रोहित, शादी की है या नहीं? रचना की टटोलती नजरों ने बचने का प्रयास करता रहा रोहित। चेहरे पर कुछ देर पहले की हंसी अब गायब हो गई थी। वह अचकचा उठा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था, कैसे कहे और क्या कहे। संकोच में देखकर रचना ने उसकी तरफ गौर से ताका। क्या बात है रोहित? मुझे लग रहा है तुम किसी कशमकश से गुजर रहे हो। ठीक पकड़ा तुमने रचना,
वह खिसिया सा गया। एक कस्बाई शहर में सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहा हूँ। पत्नी मुझसे खुश नहीं है। उसे लगता है उसके साथ धोखा हुआ है। जैसा डॉक्टर वह समझ रही थी, मैं वैसा डॉक्टर नहीं निकला। उसकी कल्पना थी कि मेरे पास कार होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, शहर में नाम होगा, मरीजों की लाइन लगी होगी, हर कोई इज्जत देगा। पर उसकी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उसने जाना कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और सरकारी अस्पताल में मुझे मरीज तभी दिखाता है जब कोई और डॉक्टर वहाँ उसे नहीं मिलता। मरीज को मुझ पर विश्वास भी नहीं होता। तनख्वाह जरूर दूसरे डॉक्टर जितनी ही मिलती है, पर ना वह भाव है, ना वह सम्मान। अस्पताल की नर्सें और कर्मचारी तक मुझे डॉक्टर नहीं गिनते, ना मेरी कोई बात सुनते हैं। साथी डॉक्टर मुझे अपने साथ नहीं बैठाते, अपनी पार्टियों में मुझे नहीं बुलाते। एक प्रकार से अछूत माना जाता हूँ मैं उनके बीच। उनकी बीवियाँ मेरी बीवी को इज्जत नहीं देती, उसके मुंह पर कह देती है वह भी कोई डॉक्टर है, चूरन चटनी से इलाज करता है। क्या देखकर तुम्हारे बाप ने उससे शादी कर दी। रोहित की स्थिति जानकर रचना को दुख सा हुआ। तब तो तुम्हारी पत्नी सचमुच अपमानित महसूस करती होगी। हाँ, रोहित बोला। उस अपमान के एहसास ने ही उसके दिल में मेरे प्रति नफरत पैदा कर दी। रचना, उसे मेरी सूरत से नफरत हो गई। मैं उसकी आंखों में एकदम नकारा और बेकार आदमी हो गया। बिना मुझसे पूछे उसने गर्भपात करवा दी और अपने मायके में कह दिया, ऐसे वाहियात आदमी का बच्चा मैं अपने पेट में नहीं पाल सकती। अरे बड़ी बददिमाग औरत है वह। रचना बोली, कहीं ऐसे जिया जाता है अपने पति के साथ। 2 साल वह मायके में ही रही, बार बार बुलाने पर भी नहीं आई। आखिर में मैं ही गया अपनी नाक नीची करके उसे लेने। उसके माता पिता से बात की, पूछा मेरा क्या कसूर है। जैसा डॉक्टर हूँ वह शादी से पहले उन्हें बता दिया था। उन लोगों ने अपनी लड़की को शादी से पहले ही क्यों नहीं बता दिया, उसे अंधेरे में क्यों रखा, उसकी आंखों में इतने बड़े सपने क्यों दिए कि वह जीवन की इस कठोर सच्चाई से आंखें नहीं मिला सकी। माँ बाप ने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया। रचना ने पूछा। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी लड़की का बसा हुआ घर उजड़े। उन लोगों ने भी लड़की को बहुत समझाया। शादी ब्याह हंसी खेल नहीं है, जीवन का प्रश्न है, निर्वाह करना चाहिए। जीवन में ऊंच नीच अच्छा बुरा कहाँ नहीं होता। कोई ऐसे लड़कर झगड़ कर अपने घर से भाग आती है क्या। फिर कुछ समझी हुआ। रचना ने पूछा। हाँ, रोहित बोला, लेकिन उसने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी। ओह, शादी ना हुई, एक शर्तनामा हो गया, हंस दी रचना। लेकिन मैंने उसकी वह शर्त तुरंत मान ली। रोहित बोला। उसने कहा, मैं अपना तबादला किसी ऐसे छोटे कस्बे में करवा लूँ जहाँ मुख्य डॉक्टर में ही हूँ और कस्बे वाले मुझे सचमुच डॉक्टर माने। रोहित कुछ चुप रहकर संतुष्ट स्वर में बोला, अब जिस कस्बे में हूँ वह मेरे साथ खुश है। हालांकि वहाँ हर वक्त बिजली नहीं मिलती, अस्पताल में साधनों की कमी है, दवाएं अक्सर नहीं होती, पर कस्बे के दुकानदार दवाएं रखते हैं और मैं जिन दवाओं का पर्चे पर लिख देता हूँ उन्हें मंगाने की कोशिश करते हैं, जिससे मरीज ठीक होते हैं और मेरे प्रति लोगों का विश्वास जमने लगा है। मुझे भी अब लगता है कि पत्नी की शर्त मानकर मैंने शायद ठीक ही किया। बड़े शहर में जहाँ एक से एक कुशल और विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हो, वहाँ मुझ जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को कौन पूछेगा भला। वहाँ कोई क्यों मुझे सम्मान देगा, महत्व देगा। पर गांव कस्बों में जहाँ विशेषज्ञ क्या किसी तरह का डॉक्टर नहीं होता, वहाँ लोग मुझे सम्मान देते हैं। मुझ में भी आत्मविश्वास आया है। रचना, कर्मचारी शीतल पेय रख गया
और दोनों पीने लगे थे। इस बीच रचना का पति मुकुल भी वहां आया था। रचना ने परिचय कराया तो मुकुल हंस दिया। तुम तो ऐसे परिचय करा रही हो जैसे हम पहली बार मिल रहे हों। कुछ औपचारिक बातों के बाद वह काम से चला गया। रोहित को लगा कि मुकुल अब पहले जैसा अस्त व्यस्त और बेढंगा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं रहा। वह काफी चुस्त दुरुस्त और व्यस्त सा लगा। रोहित मुस्कुरा दिया। तुमने तो मुकुल की काया पलट दी रचना। मैरिज होम में हम हर नए जोड़े से खिलखिलाती जिंदगी की इच्छा रखते हैं। इसलिए क्या एक औरत समझदारी से काम लेकर अपनी खुद की जिंदगी को खुशियों से नहीं भर सकती? रोहित, जरूर भर सकती है, अगर वह पति की संबल बन जाए। रोहित मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि तुमने मुकुल को संभाल लिया रचना। पहले बच्चा का गर्भपात करवाने के बाद तुम्हारी पत्नी ने दूसरे बच्चे का मन बनाया या नहीं? रचना ने पूछा। साल भर की एक बच्ची है रचना, रोहित झेपा। पत्नी अब मेरे साथ खुश रहती है। कस्बे की औरतों में उसका सम्मान है। हर जगह उसको बुलाया जाता है और वह आती जाती है। शायद दूसरों से जब हम अपनी तुलना करने लगते हैं तो हमारे अभाव हमें टिसने लगते हैं रचना। हमारी कमियां हमें आत्महीनता के दलदल में धंसाने लगती है। ऊंट अगर पहाड़ की तलहटी में आकर अपनी ऊंचाई नापना चाहेगा तो अपने पर पछताएगा ही। पर जब वही ऊंट रेगिस्तान के बियाबान में अकेला होगा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन होगा और सबसे ऊंचा भी। यह रहस्य हम लोग कस्बे में पहुंचकर समझ पाए। मैं भी ऐसा कोई अवसर नहीं चूकता जहां मैं अपनी पत्नी को खुश कर सकूं। वह सचमुच अब प्रसन्न रहने लगी है रचना। पता नहीं किन नज़रों से ताकती रही रचना रोहित को। रोहित भी उसे ताकता रहा। पता नहीं किसका लिखा वाक्य रोहित को उस वक्त याद आता रहा। औरतें मर्दों से ज़्यादा बुद्धिमान होती है। हालांकि वे जानती कम हैं, पर जीवन की समझ उनमें ज़्यादा होती है। यह समझ ही तो है जो आज भी भारतीय परिवारों को बल और संबंध प्रदान किए हुए हैं, जिससे आदमी अपने कद से ज़्यादा ऊंचा उठा रहता है और आत्महीनता के दलदल में धंसने से बचा रहता है। औरतें ही तो है जो मुकुल जैसे बेढंगे व्यक्ति को भी ढंग के आदमी में बदल देती है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।